एवरीवन, आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज कंबशन। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे अपने इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, कंबशन के ऊपर। बेसिकली प्रीवियस सेशन में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर के अंडर हमें कवर करने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो कि इस चैप्टर का हमें पढ़ना है, समझना है, वो होगा कंबशन। तो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया था कि कंबशन क्या होता है। अब इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस को हम एयर में बर्न कर रहे हैं, एयर में जला रहे हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, लेकिन जब हम बात करते हैं कंबशन की तो हमें मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेजेंट होती है। तो जब हम किसी सब्सटेंस को एयर में बर्न करते हैं तो एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जाकर के उस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर जाती है, ठीक है। और इस रिएक्शन के कारण इवॉल्व होती है एनर्जी। एनर्जी कैसे? सो इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन। एग्जाम में आता है कि व्हाट इज अ कंबशन, तो आप उसकी एक प्रॉपर बेसिक डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू गिव ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन। जब हम एक सब्सटेंस को जलाते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रोसेस में, क्या करने के लिए? एनर्जी देने के लिए इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, और उसी को हम बोल देते हैं क्या? कंबशन। अब जैसा कि मैंने आपको अभी अभी समझाया कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन उस सब्सटेंस के साथ जाकर के रिएक्ट करती है, और जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है मतलब वहाँ क्या होगा? एक केमिकल प्रोसेस होगी। इसीलिए हम कंबशन को क्या बोलते हैं? एक केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलो, the light which is given off during combustion can be in the form of a flame or as a glow। अच्छा, इस स्टेटमेंट को समझने के पहले जैसे कि मैंने आपको कंबशन के लिए बताया कि हाँ, किसी भी सब्सटेंस को हम जब बर्न करते हैं एयर में तो एनर्जी रिलीज होती है हीट के फॉर्म में या फिर लाइट के फॉर्म में। अब कितनी हीट रिलीज हो रही है ये डिपेंड करेगी सब्सटेंस टू सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जो है ना हमें इस ठंड से बचना है, हमें जो है ना अपने हाथों वगैरह को गर्म करना है, बॉडी को गर्म करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया? हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारे पास एक कैंडल, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 3 न्यूज़पेपर, बड़े फुल साइज न्यूज़पेपर, और थर्ड ऑप्शन है आपके पास लकड़ी। तो अगर आपको ठंड के मौसम में ठंड से बचना है तो आप किसको जलाना प्रेफर करोगे? एक मोमबत्ती को, या 3 फुल साइज न्यूज़पेपर को, या लकड़ी को? मेरे हिसाब से तो हम सब क्या करेंगे? लकड़ी को जलाएंगे, और लकड़ी को जलाने से जो हीट निकलेगी, भाई लकड़ी को जलाना मतलब क्या? एयर की प्रेजेंस में उसका कंबशन करना, और कंबशन होगा इसका मतलब क्या? कि वहां पे रिलीज होगी एनर्जी। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। तो लकड़ी को जलाने से जो हीट निकलेगी उस हीट से हम अपने आप को गर्म करेंगे, अपनी बॉडी को गर्म करेंगे और ठंड से बच जाएंगे। हमने लकड़ी को ही क्यों प्रेफर किया? क्योंकि हमें पता है कि जब हम कैंडल को जलाएंगे तो उसका भी कंबशन होगा। ऐसा नहीं कि कैंडल जलेगी नहीं, होगा उसका भी कंबशन, लेकिन उस कंबशन से जो है उतनी हीट एनर्जी नहीं निकलेगी कि जितने में जो है ना हम अपने आप को ठंड से बचा लें। 3 फुल साइज पेपर को जलाने पर भी ऐसा नहीं कि वो जलेंगे नहीं, जलेंगे, उनका भी कंबशन होगा, लेकिन उस कंबशन से इतनी सफिशिएंट हीट एनर्जी नहीं मिलेगी कि उससे हम अपने आप को ठंड से बचा लें। तो इसीलिए मैंने बोला कि किसी भी कंबशन की प्रोसेस में कितनी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, वो डिपेंड करता है सब्सटेंस टू सब्सटेंस, कि कौन सा सब्सटेंस आप जला रहे हो। पेपर जलाओगे तो कम निकलेगी, कैंडल जलाओगे तो और कम हीट एनर्जी निकलेगी। अगर आप लकड़ी जलाओगे, वैसे तो जलानी नहीं चाहिए है क्योंकि पोल्यूशन होता है, लेकिन आज भी कुछ जगहों पर लकड़ी वगैरह जो है ना रात में, जब विंटर सीजन होता है तो रात में सब लोग जो है ना एक ग्रुप बना करके बैठ जाएंगे गोले में इकट्ठा होकर के, और लकड़ी को जला करके अपने हाथ वगैरह तापते हैं, ठीक है। तो लकड़ी को जलाने पर जो है ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी।
इतना समझ में आया? तो हीट एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं दोबारा से इस स्टेटमेंट के ऊपर। इस स्टेटमेंट में हमसे क्या बोला जा रहा है? द लाइट विच इज गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लेम और एज अ ग्लो। यानी कि कंबशन की प्रोसेस के दौरान जो लाइट निकलती है, हीट के ऊपर तो हम बात कर चुके हैं अभी कि वो डिपेंड करता है कि कौन सा सब्सटेंस जलाया है, उसके हिसाब से कितनी हीट निकलेगी। लाइट के ऊपर अब हम बात कर रहे हैं कि जब लाइट रिलीज होती है कंबशन के दौरान, तो वो लाइट हम बोलते हैं कि फ्लेम के फॉर्म में भी हो सकती है या ग्लो के फॉर्म में भी हो सकती है। कैसे? इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे चारकोल जल रहा है एक तरफ, और यहाँ पे आपके पास दूसरी तरफ लकड़ी जल रही है, ठीक है। कंबशन लकड़ी का भी हो रहा है और कंबशन चारकोल का भी हो रहा है, लेकिन दोनों के कंबशन में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? हीट तो निकलेगी भाई, कंबशन हो रहा है दोनों जगह, चारकोल में भी और लकड़ी का भी, तो हीट एनर्जी तो निकलेगी ही निकलेगी, है ना। लेकिन यहाँ डिफरेंस हो रहा है किसमें? लाइट में। कैसे? जब लकड़ी जल रही है तो लकड़ी की जो लाइट निकल रही है वो किसके फॉर्म में निकल रही है? फ्लेम के फॉर्म में। आपको आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे चारकोल की, तो चारकोल में एज सच आपको कोई फ्लेम दिखाई नहीं देगी, आपको कोई लपटें ऊपर उठती हुई दिखाई नहीं देंगी। आपको यहाँ पे सिर्फ एक ग्लो दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि कोयला जलता है, चारकोल मतलब क्या? कार्बन का ही एक फॉर्म है ना। तो चारकोल मतलब भी क्या? कोल का ही आप फॉर्म समझ सकते हो, कार्बन का ही फॉर्म समझ सकते हो। तो जैसे कोल जल रहा है, जैसे चारकोल जलता है, तो जब वो जलेगा ना तो आपको उसका एक ग्लो दिखाई देता है, ठीक है, आपको वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसी आपको आग की लपटें उठती हुई दिखाई नहीं देती हैं। इसीलिए इस स्टेटमेंट में लिखा गया कि कंबशन की प्रोसेस के दौरान जो लाइट दी जाती है ना, वो फ्लेम के फॉर्म में भी हो सकती है और ग्लो के फॉर्म में भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं कि जब लपटें उठे तभी समझ लो वहां पे कंबशन हो रहा है। भाई कोयला भी तो जल रहा है, चारकोल भी तो जल रहा है, उसका भी कंबशन हो रहा है। तो क्या हुआ अगर हमें फ्लेम दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ग्लो तो आपको इस तरह का दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में बेसिकली यही समझाने की कोशिश कराया जा रहा है आपको कि जो लाइट एनर्जी है वो फ्लेम के फॉर्म में भी रिलीज हो सकती है और ग्लो के फॉर्म में भी दिख सकती है। सॉर्टेड? चलो, फॉर एग्जाम्पल, वुड बर्न्स बाय प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम, बट चारकोल बर्न्स बाय प्रोड्यूसिंग लाइट इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लो। लकड़ी जो है फ्लेम के फॉर्म में जलती है और चारकोल ग्लो के फॉर्म में उसका कंबशन होता है। जो लाइट निकलती है वो ग्लो के फॉर्म में आपको दिखाई देती है। इतना क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं आगे की। अब हमारे पास क्या है? टेक अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का पीस ले लिया हमने। अप्लाई अ लाइटेड मैचस्टिक टू दिस पीस ऑफ पेपर। तो बेसिकली हमने एक माचिस जला करके पेपर पे रख दिया। वी विल फाइंड दैट द पीस ऑफ पेपर स्टार्ट्स बर्निंग, और जैसे ही हमने माचिस जला करके रखी पेपर के सामने, वो जलने लगा। वी से दैट द पीस ऑफ पेपर बर्न्स और द पीस ऑफ पेपर अंडरगोज कंबशन। तो हमने इस एक्टिविटी से क्या समझा कि भाई जो पेपर का पीस था उसका कंबशन हुआ, है ना, वो जलने लगा। वी नाउ टेक अ पीस ऑफ स्टोन एंड अप्लाई अ लाइटेड मैचस्टिक ऑन इट। अब हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे एक पत्थर और उस पत्थर के ऊपर एक माचिस को जला करके रख देंगे। वी विल फाइंड दैट द पीस ऑफ स्टोन डज नॉट बर्न। लेकिन जिस तरीके से पेपर का पीस चला था वैसे जो स्टोन है वो नहीं जला। वी से दैट द पीस ऑफ स्टोन, या स्टोन बोलो, पीस ऑफ स्टोन क्या, डज नॉट अंडरगो कंबशन। इससे हमें क्या समझ में आया कि स्टोन जल नहीं रहा, इसका मतलब उसका कंबशन नहीं हुआ। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी एग्जांपल दिया था कि मेरे पास एक पत्थर है, मेरे पास एक स्टोन है ना। पत्थर मेरे पास एक पेपर है, मेरे पास एक स्टोन है। पेपर के ऊपर मैंने एक जलती हुई माचिस लगा करके रख दी तो पेपर तुरंत से जो है जलने लगा कुछ इस तरीके से। लेकिन स्टोन के ऊपर मैंने इस बार क्या किया है, जलती हुई माचिस ले जाकर के छोड़ दी है तो उस पर कुछ नहीं हुआ। इससे हमें क्या समझ में आया? We say that the piece of stone does not undergo combustion. This means that all the substances around us do not burn or do not undergo combustion. यानी कि जितनी चीजें आपको अपने अराउंड दिखती हैं, जो आप यूज करते हो या कुछ को नहीं भी करते हो, तो जरूरी नहीं है कि वो सभी के सभी कंबशन के अंदर जाएं या उनके अंदर बर्निंग की प्रोसेस हो।
सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज अराउंड अस। तो अब हम क्या करते हैं, सब्सटेंसेज को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में, सभी सब्सटेंसेज को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेज और दूसरे होते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेज। दो सब्सटेंसेज विच कैन बर्न आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेज, जो कि जल सकते हैं वो हो गए कंबस्टिबल सब्सटेंसेज। इन अदर वर्ड्स, दो सब्सटेंसेज विच कैन अंडरगो कंबशन आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेज। तो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, है ना, कि दो सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बर्न या विच डू नॉट अंडरगो कंबशन आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। अब इस चीज को समझने के लिए हम जल्दी से एक छोटा सा सिमुलेशन देख लेते हैं, ठीक है, तो और आपको यहाँ पे चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो देखो हमारे पास है कि यहाँ पे एक छोटा सा सिमुलेशन। हम इस सिमुलेशन में कौन कौन सी चीजें यूज कर रहे हैं, अपैरेटस एक बार हम देख लेते हैं अपने एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास एक बर्नर, इसके अलावा हमारे पास है एक मैचस्टिक और हमारे पास है क्या, एक टोंग। टोंग मतलब क्या, कि जो भी चीज़ें यहाँ पे अभी हम यूज़ करेंगे उन सभी चीज़ों को इस टोंग से हम पकड़ेंगे, ठीक है, और ये जो बर्नर है इससे फ्लेम निकलेगी, उस फ्लेम के ऊपर हम चीज़ों को रखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हम अलग अलग चीज़ें ले रहे हैं और उन अलग अलग चीज़ों का यहाँ पे हम कंबशन देखने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम मैच स्टिक को ही जला करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी मैच स्टिक को लिया और बर्नर के ऊपर रखा, तो देखो हमारी जो मैच स्टिक है वो जलने लगी। तो डेफिनेटली क्योंकि हम बोल रहे हैं कि मैच स्टिक का कंबशन हुआ है, फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे फिर से एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैच स्टिक देखो यहाँ पे अभी जलेगी, जो जल रही है डेफिनेटली उसका कंबशन हो रहा है। इसका मतलब क्या, कि वो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। देखो मैच स्टिक जली कि नहीं जली, यानी कि इसका कंबशन हुआ। कंबशन हुआ मतलब क्या, कि ये हो गई एक कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, कोल की। अब हम कोल को इस टोंग से पकड़ेंगे और इसको जलाने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये कोल भी जलने लगा, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोल जब जलता है तो जो लाइट निकलती है वो एक ग्लो के फॉर्म में निकलती है ना। कोयला जब जल रहा है तो देखो आपको एक ग्लो दिखाई दे रहा है, आपको आग की लपटें उठती हुई दिखाई नहीं दे रही होंगी, ठीक है। वहीं अगर इसकी जगह पे लकड़ी होती तो हाँ, लकड़ी की आपको लपटें दिखाई देती, आपको लकड़ी की फ्लेम्स दिखाई देती, लेकिन ये सिंपल एक ग्लो के साथ जल रहा है, ठीक है। ये जल रहा है यानी कि इसका कंबशन हो रहा है, इसका मतलब कि ये एक कंबस्टिबल सब्सटेंस। चलो अब हम बात करते हैं अपने थर्ड सब्सटेंस की, थर्ड बेसिकली प्रोडक्ट की, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉ है, ठीक है। अब इस स्ट्रॉ को जो है हम जलाने की कोशिश करते हैं। टोंग से पकड़ा और इसको बर्नर के ऊपर डाला। जो स्ट्रॉ है वो जलते जलते देखो मेल्ट हो रहा है, तो ये जल रहा है, इसका मतलब इसका कंबशन हो रहा है। और अगर इसका कंबशन हो रहा है तो डेफिनेटली ये क्या है, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। अब इसके बाद में हम एग्जांपल लेते हैं किसका, केरोसिन का। तो अब हमने एक छोटी सी डिश में केरोसिन लिया है और इसको हम अब जलाने की कोशिश करेंगे। स्पून में हमने केरोसिन को लिया, फ्लेम के ऊपर लेकर के गए हैं, तो देखो यहाँ पे बकायदा आपको केरोसिन की किस तरीके से वो जल रहा है उसकी आपको फ्लेम दिखाई दे रही होगी। तो क्योंकि केरोसिन जल रहा है इसका मतलब क्या, कि ये है क्या, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो मैचस्टिक, कोल, स्ट्रॉ, केरोसिन, ये सब के सब जल रहे हैं, इसका मतलब ये चारों के चारों कैसे हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट उसमें। अब हमारे पास क्या है, आयरन नेल है, लोहे की एक कील है। इसको अब हम फ्लेम के ऊपर रख के देखते हैं टोंग से पकड़ के कि क्या लोहे की कील जलती है। लोहे की कील तो जलने का नाम ही नहीं ले रही है। इनफैक्ट लोहे की जो कील है वो एकदम रेड हॉट हो गई है जलते जलते, यानी कि जलते जलते नहीं, हीट करते करते। जैसे जैसे हम लोहे की कील को हीट करते जाएंगे वैसे वैसे जो लोहे की कील है वो रेड हॉट होती जाएगी उस हीट के कारण, लेकिन लोहे की कील जलना शुरू नहीं करेगी। चलो अब इसके बाद में स्टोन ले लेते हैं अब हम, है ना। स्टोन को अब हम टोंग से पकड़ के बर्नर के ऊपर रखेंगे, फ्लेम के ऊपर, देखते हैं स्टोन जलता कि नहीं जलता। लो स्टोन भी नहीं जल रहा, इसका मतलब क्या, कि स्टोन का कंबशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब स्टोन क्या है, एक नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारे पास, और ये चलाए जा रहे हैं, स्टोन का कंबशन करे जा रहे हैं, लेकिन जो स्टोन है वो कितनी भी आप उसको दे दो, देखो हीट, लेकिन वो जलने का नाम नहीं ले रहा है।
तो इतनी हीट देने के बाद भी अगर स्टोन नहीं जल रहा है, इसका मतलब कि ये एक नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है। अब हम बात करते हैं किसकी नेक्स्ट, ग्लास रॉड की, यानी कि ग्लास से बनी हुई, कांच से बनी हुई एक रॉड। जब हम इसको जलाना शुरू करेंगे तो क्या ये जलेगी? नहीं। हमारी जो ग्लास रॉड है ये भी नहीं जल रही है, इसका भी कंबशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी एक नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है। तो आयरन नेल यानी कि लोहे की एक कील, स्टोन और ग्लास रॉड, ये तीनों की तीनों क्या है, नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस है, यानी कि इनका कंबशन नहीं हो रहा है, और जिनका नहीं होता वो कहलाते हैं नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। इजी है ना। तो इसीलिए एक सिमुलेशन से और मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी कि हाँ भाई कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि कई बार ना हमारे दिमाग में ये जो एनिमेशंस होते हैं, जो सिमुलेशंस होते हैं ना, ये दिमाग में बैठ जाते हैं, तो हमेशा के लिए हमें चीज़ें याद रह जाती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी प्रॉमिस किया था कि हाँ डेफिनेटली हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, और मैं खुद आपको वो एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि कंबशन के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी होती हैं। तो कंबस्टेबल सब्सटेंसेस की डेफिनेशन हमने देख ली थी, और डेफिनेशन क्या, हमने तो खुद उसके एग्जाम्पल्स को भी देख लिया सिमुलेशंस में। तो पेपर, क्लॉथ यानी कि फैब्रिक, स्ट्रॉ, कुकिंग गैस, एलपीजी, सीएनजी, केरोसिन ऑयल, लकड़ी, चारकोल, कोल, काउडंग केक्स यानी कि वो कंडे, उपले वगैरह जिसको हम कहते हैं, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, मैचस्टिक, मैग्नीशियम रिबन, ये सब क्या हैं, दीज आर कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। ठीक है। अब अ कंबस्टेबल सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। हम फ्यूल को भी क्या बोलते हैं, या कंबस्टेबल सब्सटेंस को हम फ्यूल भी कहते हैं। क्यों? याद करो प्रीवियस चैप्टर में जब हमने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था, तो मैंने वहाँ पे आपको फ्यूल्स के बारे में बताया था कि फ्यूल्स क्या होते हैं। सो दीज आर दो सब्सटेंसेस जिससे कि हम एनर्जी जो है डिराइव कर सकते हैं। एनर्जी कैसे डिराइव कर सकते हैं? नेचुरल सी बात है, उनको जला करके। तो हमारे ये जो भी पेट्रोल हैं, ये जो डीजल हैं, ये हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, उनमें एज अ फ्यूल इनको हम डालते हैं, एज अ फ्यूल इनको हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये पेट्रोल और डीजल गाड़ी के अंदर जाता है, इनका होता है कंबशन। ठीक है। पेट्रोल और डीजल को जलाया जाता है, जलाने के कारण जो हीट निकलती है, जो एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है, और उसी एनर्जी के साथ जो गाड़ियाँ हैं, जो व्हीकल्स हैं, वो चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कंबस्टेबल सब्सटेंस को हम फ्यूल भी बोल सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि बिना पेट्रोल के गाड़ी जो है ना आप चलाओ, तो आप बोलोगे कि मैम हाउ इज इट पॉसिबल, बिना हमारे फ्यूल के, बिना पेट्रोल के, बिना डीजल के गाड़ी चल ही नहीं सकती है। और अगर मैं बात करूं अपनी, यानी कि ह्यूमन बींग्स की, कि क्या हम या हमारी लाइफ की गाड़ी बिना फ्यूल के चल सकती है? अब बोलोगे कि मैम हमें फ्यूल की क्या ज़रूरत है, हम मशीन्स थोड़ी हैं, हम कोई गाड़ी थोड़ी है कि हमको जो है ना किसी फ्यूल की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो एक काम करो, एक दिन के लिए जो है ना फास्ट रख लो, फास्टिंग करो एक दिन की, और कुछ भी मत खाओ, ना पानी पियो। 1 घंटा भी आप बिना पानी पिए या बिना कुछ खाए रह नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम पानी वगैरह, जो भी जूस वगैरह हम पीते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, एक फ्यूल होता है। जैसे बिना पेट्रोल और बिना डीजल के गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे ही बिना खाए पिए हमारी जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती, हमारी बॉडी नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी तो खुद एक मशीन होती है। तो जितना अच्छा हम खाएंगे उतना अच्छा फ्यूल हमारी बॉडी को मिलेगा। वो होता है ना जैसे कि प्रीमियम पेट्रोल वगैरह कि इसमें पानी की मिलावट बहुत कम है, तो उसके दाम भी जो है ना ज़्यादा होते हैं। तो वैसे ही जितना अच्छा आप खाओगे, जितनी बैलेंस डाइट आप लोगे, उतना अच्छा फ्यूल गाड़ी को मिलेगा, आपकी बॉडी को मिलेगा, और आपकी बॉडी जो है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगी। जंक फूड खाओगे तो बॉडी भी जंक फूड के हिसाब से जो है ना काम करेगी, और अगर बैलेंस डाइट लोगे तो बैलेंस डाइट के हिसाब से गाड़ी जो है या जो आपकी बॉडी की मशीन है वो काम करेगी। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि खाना खाने के बाद जो है ना अचानक से गर्मी लगने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कंबस्टेबल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं, है ना। तो जब भी हम फ्यूल को जलाते हैं, उसका कंबशन करते हैं, तो डेफिनेटली एनर्जी रिलीज होगी। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में। अब मैंने आपको बोला कि जो भी फूड वगैरह हम खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, एक फ्यूल होता है। इसका मतलब क्या कि जब ये जो हम खाना खाते हैं
इसमें न्यूट्रिएंट्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। तो जब हमने खाने को खाया उसका होता है डाइजेशन। डाइजेशन की प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन फूड आइटम्स में, इन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को तोड़ा जाता है किसमें, सिंपलर वंस में, ठीक है। और सिंपलर वंस में तोड़ने के बाद इनको ब्लड में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर इसके बाद में इनको पहुंचाया जाता है सेल्स के लेवल तक। सेल में क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और ये ऑक्सीजन जाके क्या करती है, इन सिंपल न्यूट्रिएंट्स के साथ रिएक्शन करती है। यानी कि जो खाना आपने खाया था वो एज अ फ्यूल आपने अपनी बॉडी को दिया। बॉडी ने सबसे पहले इस फ्यूल को, जो कि अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, इस सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कन्वर्ट किया उसने सिंपलर सब्सटेंस में। इन सिंपलर सब्सटेंसेस को ब्लड में अब्सॉर्ब किया गया, ब्लड से फिर हर एक बॉडी सेल तक पहुंचाया गया। बॉडी की सेल में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, और जैसे ही ये फ्यूल अपने सिंपलर फॉर्म्स में सेल्स के लेवल तक गया, इस फ्यूल के साथ ऑक्सीजन ने करा क्या, रिएक्शन, और रिएक्शन के बाद क्या निकाली, एनर्जी। और इसी एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं और डेली बेसिस के इतने सारे काम जो होते हैं ना, कि हमें पढ़ना भी होता है, हमको खेलना भी होता है, हमको अपने घर में कुछ काम भी करने होते हैं, मम्मी का हाथ बढ़ाना होता है कुछ कुछ काम में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी होती है। तो इतने सारे काम करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये जो ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई है ना आपके फ्यूल के साथ, उसी के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है, इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके हम डेली बेसिस के अपने ढेर सारे काम करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी रिलीज होती है हीट के फॉर्म में, तो खाना खाने के बाद जो अचानक से गर्मी लगने लगती है ना, उसका मेन रीज़न यही है, क्योंकि खाना हमने खाया, उसका क्या होने लगा, डाइजेशन होने लगा, बॉडी अब्जॉर्प्शन करने लगी, है ना, और ऑक्सीजन जाकर के क्या करेगी, उसके ऊपर काम करेगी, उसका कंबशन होगा, कंबशन के कारण एनर्जी वगैरह निकलेगी, हीट निकलेगी, और हीट के कारण हमें और गर्मी लगने लगती है। आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जैसे कि गाड़ियों के लिए फ्यूल ज़रूरी है, डीजल पेट्रोल, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए एक बैलेंस डाइट ज़रूरी है। अब इसके बाद में फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। द डाइजेस्टेड फूड लाइक ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन द बॉडी सेल्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एनर्जी, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो बेसिकली हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद में अब्जॉर्प्शन होगा, वो सिंपल न्यूट्रिएंट्स जो हैं ब्लड में जाएंगे, ब्लड में जाने के बाद बॉडी सेल्स में जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि बॉडी सेल्स में क्या आ गए हैं, ग्लूकोज आ गए हैं, और जब रेस्पिरेशन की हमने प्रोसेस करी तो ऑक्सीजन कहाँ आ गई है, हमारे बॉडी सेल्स तक आ गई है। तो डाइजेशन अब्जॉर्प्शन से ग्लूकोज आ गया है सेल तक, और रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन भी आ गई है सेल्स के लेवल तक। तो ग्लूकोज या फूड इज ब्रोकन डाउन by the reaction of oxygen in the body cells to produce carbon dioxide, पानी और heat energy. This heat energy is utilized by our body. Thus, respiration is a kind of slow combustion of food which takes place in the body to produce heat energy. Sorted? चलो, अब इसके बाद में next क्या है, different fuels हैं हमारे पास। जैसे कि हम कुछ सॉलिड फ्यूल यूज़ करते हैं, कोल हो गया, है ना, वो कंडे वगैरह हो गए, उपले वगैरह, लकड़ी। लिक्विड फ्यूल्स हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। गैशियस फ्यूल जो हम यूज़ करते हैं वो है नेचुरल गैस, हाइड्रोजन और बायोगैस। और हाँ, अपनी बॉडी को चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं अपना खाना एज अ फ्यूल। चलो, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कंबस्टेबल सब्सटेंसेस की डेफिनेशन है उसी को उल्टा कर दो तो वो बन जाएगी नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस की डेफिनेशन। दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट बर्न आर कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। इन अदर वर्ड्स, दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट अंडरगो कंबशन आर कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। सम ऑफ द नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस आर स्टोन, ग्लास, सीमेंट, ब्रिक्स, सॉइल, सैंड, वाटर, आयरन नेल्स, कॉपर ऑब्जेक्ट्स एंड एस्बेस्टॉस एक्सेट्रा। ये सब क्या है, नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। अब देखो यहाँ पे केमिकली कंबशन को समझाने की कोशिश करी जा रही है। कंबशन ऑफ मैग्नीशियम, इफ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट स्टार्ट्स बर्निंग और अंडरगोस कंबशन। मैंने आपको कंबशन जो होता है मैग्नीशियम का वो पहले भी आपको समझाया है कुछ इस तरीके का कि मैग्नीशियम जो होता है वो एक डेजलिंग वाइट लाइट के साथ बर्न करता है और हीट तो जो है वो रिलीज होगी ही होगी, है ना। तो आपको इस GIF में भी दिख रहा है, देखो ब्रिलियंट वाइट लाइट के साथ जो है ये बर्न कर रहा है और इस पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है फ्लेम है और देखो ये मैग्नीशियम रिबन आपको दिखाई दे रहा है ब्रिलियंट डेजलिंग वाइट लाइट के साथ जलता हुआ। चलो
अब बोला क्या जा रहा है कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। भाई मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है ना, और हमारे मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम जब जलाया जाएगा एटमॉस्फेरिक एयर में तो उसकी ऑक्सीजन जाकर के रिएक्ट करेगी मैग्नीशियम के साथ और बना लेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज अ बेसिक ऑक्साइड एंड लिबरेट्स हीट एंड लाइट। हीट भी निकलेगी, लाइट भी निकलेगी। द कंबशन ऑफ मैग्नीशियम कैन बी रिटन एज फॉलोज। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कंबशन हुई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, हीट और लाइट निकली। तो बेसिकली जब मैग्नीशियम जलता है ना तो जलने के बाद में पीछे कुछ राख छूट जाती है, कुछ रेसिड्यू रह जाता है। वो रेसिड्यू किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही होता है। Thus, the burning of magnesium in air to produce heat and light is a combustion process. In this reaction, magnesium is the combustible substance. और इस reaction में, इस process में magnesium क्या है, एक combustible substance है। Is that clear? चलो, फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल किसका है, कंबशन ऑफ चारकोल। उसकी इमेज मैंने आपको दिखाई दी थी। चारकोल इज मेनली कार्बन। इफ वी होल्ड अ पीस ऑफ चारकोल विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, जैसे कि हमने सिमुलेशन में देखा था, एंड हीट इट ऑन द फ्लेम ऑफ अ बर्नर, इट स्टार्ट्स बर्निंग और अंडरगो कंबशन। व्हेन चारकोल बर्न्स देन द कार्बन ऑफ चारकोल कंबाइंस विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम सबको पता है कि चारकोल में क्या होता है, कार्बन, और कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये क्या है, ये एक नॉन मेटल है। जैसे कि मैग्नीशियम एक मेटल ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के मेटेलिक ऑक्साइड बनाया था, सिमिलरली कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसके बाद में क्या बोला गया, अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस कंबशन रिएक्शन बट ओनली अ लिटिल लाइट इज प्रोड्यूस विच मेक्स द चारकोल ग्लो। तो हीट तो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी इस प्रोसेस में, लेकिन हाँ लाइट जो है वो थोड़ी सी कम निकलेगी, वो भी कैसे, ग्लो के फॉर्म में। तो चारकोल आपको ग्लो करता हुआ दिखाई देगा, जैसे जलते हुए अंगारे होते हैं ना वैसे। कार्बन प्लस ऑक्सीजन विच गिव्स कंबशन, सॉरी विच अंडरगो कंबशन एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। चलो, फिर इसके बाद में coal also contains a lot of carbon, so coal also burns in air producing carbon dioxide, heat and light. Thus चारकोल एंड कोल आर कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। तो कोल भी हम बोलते हैं कि कार्बन ही होता है उसमें, उसको भी जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, हीट बनेगी, लाइट बनेगी। तो कोल और चारकोल दोनों क्या हो गए, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस हो गए। इन बोथ द एग्जांपल्स ऑफ कंबशन गिवन अबव वी फाइंड दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन और बर्निंग टू टेक्स प्लेस। आप खुद ही सोचो, जितने भी हमने अभी तक एग्जाम्पल लिए हैं, है ना, जो भी हमने प्रोडक्ट्स देखे हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड बन रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जो भी बन रहा है वो क्यों बन पा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के बिना क्या ये ऑक्साइड्स बन पाएंगे? एक्चुअली ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। हमारी जो ऑक्सीजन है वो कंबशन को क्या करती है, सपोर्ट करती है। कहते हैं ना आग लगाने वाला काम, तो आग लगाने वाला काम किसका होता है कंबशन में, ऑक्सीजन का होता है। क्यों? क्योंकि ये सपोर्टर है कंबशन की। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ कंबशन ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय द एयर अराउंड अस। और अधिकतर जो केसेस होते हैं कंबशन के, उसमें से ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो एटमॉस्फेरिक एयर से ही सप्लाई हो जाती है। सो इन अ वे एयर इज ऑल्सो अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो आप ये भी बोल सकते हो कि हवा भी क्या है, कंबशन की सपोर्टर है। क्यों? क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है ना, और ऑक्सीजन क्या करती है, आग लगाने का काम करती है, कंबशन को सपोर्ट करती है। तो हम घूम के बोल सकते हैं, ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, कि एयर भी क्या है, इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होती है। This is because air contains oxygen. So whether we write oxygen as supporter of combustion or air as supporter of combustion, it will mean the same thing. तो या तो आप ऑक्सीजन को बोल दो कंबशन का सपोर्टर, या एयर को बोल दो, एक ही बात है। We have all seen the brown rust present on iron nails and other iron objects. हम सबको पता है कि लोहे की चीज़ों के ऊपर जंग लग जाती है, एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर आ जाता है। The rust is formed when the iron slowly combines with the oxygen present in the air. ये रस्ट कब बनती है भाई? ये रस्ट तब बनती है जब लोहा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसके साथ में कंबाइन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ स्लो कंबशन। ठीक है, तो ये जो रस्टिंग की प्रोसेस होती है ना लोहे के ऊपर, ये भी क्या है, एक स्लो कंबशन की ही प्रोसेस है, उसका ही एक एग्जांपल है। ऑल्दो
कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रही है उसमें। क्या आप सोचोगे कि जब भी जंग लगती है तो लाइट जलती है, जैसे कि लकड़ी जलती है तो उस समय फ्लेम उठती है, या जब चारकोल जलता है तो चारकोल ग्लो करता आपको दिखाई देगा, वैसे ही जब रस्टिंग की प्रोसेस होती है तो लोहा भी आपको ग्लो करता वो दिखाई देगा? ऐसा नहीं होता। ऑल्दो इट इज़ अ कंबशन प्रोसेस, लेकिन काफ़ी स्लो होती है, बहुत ही धीमे पेस पे होती है और कोई लाइट वगैरह प्रोड्यूस नहीं होती है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत हीट तो निकलेगी ही। द रस्टिंग लिबरेट्स वेरी लिटिल हीट बट नो लाइट, कोई लाइट नहीं, सिर्फ थोड़ी सी हीट ही रिलीज होती है। तो ये आप रिएक्शन देख लो, ये लोहे की कील है, इस पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे रेडिश ब्राउन कलर की जंग लग चुकी है, रस्ट लग चुकी है। आयरन है, ऑक्सीजन है, प्लस मॉइस्चर है यानी कि पानी है, तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं क्या? रस्ट। तो लाइट नहीं निकलेगी, थोड़ी बहुत हीट जरूर निकलेगी। फिर इसके बाद में क्या है? द सन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। जो हमारा सन है, हम सबको पता है, प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं पेट्रोलियम वाले चैप्टर में, कि जितना हो सके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, जो नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं उनको जो है ना यूज़ करना हमें शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज तो हमारे नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में हैं। तो अगर हमने जिस स्पेस से अभी हम आज की डेट में उन्हें हम यूज़ कर रहे हैं, उस स्पेस को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया या उसको कम नहीं किया तो आगे आने वाले सालों में वो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज जो हैं वो बचेंगे ही नहीं, सब के सब एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो बोला जाता है ना सोलर एनर्जी को यूज़ करो। आजकल तो हम बोलते हैं कि जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो होती हैं या जो ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं वो भी सोलार एनर्जी से ही चलते हैं। सोलार एनर्जी ही क्या बनाती है? बिजली बनाती है, और उसी बिजली से ट्रैफिक सिग्नल्स और जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो हैं वो जलते हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े जो होटल्स वगैरह जो होते हैं, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, आजकल तो लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाते हैं, और जिसके कारण जो है ना घर का जो पानी है वो गर्म करते हैं उससे। अदरवाइज क्या होता है, या तो गीज़र लगाओ या वो जो हीटिंग वाली जो रॉड होती है उससे पानी को गर्म करो। तो इन सब में क्या हो रहा है? इन सब में बिजली बर्बाद हो रही है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? सोलर पैनल लगा देते हैं, और उससे पानी, सोलर पैनल करता क्या है कि सन की जो सोलर एनर्जी है उसको ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप करके जो है ना जो भी पानी वगैरह है उसको गर्म कर देता है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो जितना हो सके सोलर एनर्जी का जो यूज़ है उसको हमें बढ़ाना चाहिए। अब सवाल ये है कि जो सोलर एनर्जी है, ये जो सनलाइट है, जो रोशनी है, ये जो हीट है, ये आ कहाँ से रही है? तो द सन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। द हीट एंड लाइट इन द सन आर नॉट ड्यू टू ऑर्डिनरी कंबशन। अब आप सोच रहे हो कि अगर सन से निकलने वाली जो लाइट है, जो एनर्जी है, जो हीट है, वो भी एक कंबशन का रिजल्ट है, तो हाँ है तो, लेकिन वो कोई ऑर्डिनरी कंबशन नहीं है। क्यों? विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर। In the sun, heat and light are produced due to nuclear reactions in which hydrogen is converted into helium with the release of heat and light. तो basically जो हमारा sun है उसके ऊपर हम बोलते हैं कि बहुत सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, फिजन होता है, फ्यूजन वगैरह होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा लाइट और हीट एनर्जी निकलती है। और ये जो रिएक्शंस है ना वो कंटिन्यूसली चलती जाती हैं। हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है और चलती जा रही हैं। इसीलिए हमको इतने सालों से हमें सनलाइट मिल रही है, हीट मिल रही है, सन की सोलर एनर्जी मिल रही है, और ये प्रोसेसेस आगे भी चलती रहेंगी और कई सालों तक, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक हमें सन की सनलाइट और हीट मिलती ही रहेगी, फॉर्चुनेटली, थैंकफुली। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको बोला था, पहले भी बोला था, अभी भी बोल देती हूँ कि जनरल अवेयरनेस का चैप्टर है। जितने अच्छे से आप कंसेप्ट्स को समझोगे, टॉपिक्स को समझोगे, इनके जो एप्लीकेशंस हैं वो आप अपनी रियल लाइफ में देख सकते हो। अब देखो, रस्टिंग की प्रोसेस हमने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन क्या कभी हम रिलेट कर सकते थे कि जो रस्टिंग की प्रोसेस है वो भी क्या है? एक स्लो कंबशन है। सन से निकलने वाली जो लाइट है, जो हीट है, वो भी क्या है? वो भी हम बोलते हैं कि कंबशन है, लेकिन कोई वो ऑर्डिनरी कंबशन नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमारे आसपास कई ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम केमिस्ट्री के साथ रिलेट कर सकते हैं अगर हमें उनका कंसेप्ट पता हो तो आज के सेशन में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो कंबशन की प्रोसेस हमने पढ़ी, एग्जाम्पल देखा मैग्नीशियम का, कोल का, चारकोल का। फिर इसके बाद में हमने बात करी किसकी? कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस की। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने कुल मिलाकर के दो बात कर ली हैं। दोनों टॉपिक्स आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम कंडीशंस के ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि कंबशन के लिए असेंशियली रिक्वायर्ड होती हैं। तो तब तक आप क्या करेंगे? हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं प्रॉपर्ली प्लेलिस्ट में अरेंज्ड। साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के आपको वहाँ पे होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।